डीएनए से डीएनए का निर्माण था, और उसको कैसे होगा उस प्रोसेस को यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सबके सब जो है ना, जो उसके लिए आवश्यक थे कंपोनेंट्स या आवश्यक जो मटेरियल्स था उसके बारे में पढ़े थे कुछ। यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को हम लोग कई स्टेप्स में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या होता है। आपको हम बताए थे कि जहां भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है कुछ साइट होता है, और उस जगह को, उस साइट को हम लोग ओरी कहते हैं, ओरी। तो इसमें इस डीएनए में कई ओरी होगा। आप लोग को हम पीछे पढ़ाए थे कि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है काफी बड़ा होता है, और उसमें कई साइट्स होते हैं जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो आपके दिमाग में पीछे का ओरी के बारे में होगा, ये ओरी के बारे में समझ लेना। अभी फिलहाल यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ए और टी है ना, एडेनिन और थाइमिन रिच साइट होता है, रिच साइट, वैसा साइट जहां पर एडेनिन और थाइमिन क्या है, बहुत ज्यादा होता है संख्या में, उस जगह को ओरी कहते हैं। और इस जगह पर अब होने वाला क्या है, तो इस जगह पर जो है ना आपका जुड़ने वाला है, क्या जुड़ेगा, UWP, HDP और GTP। ये आपको हम पीछे बताए थे। इस पर UWP अनवाइंडिंग प्रोटीन, और कौन, HDP हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, और कौन, GTP तथा GTP जो कि एनर्जी का सोर्स है, या कुछ लोग ATP भी बोल देते हैं, जुड़ता है। ठीक है, जुड़ता है। लेकिन यूकैरियोट्स जो था उसमें तो ओरी कई होता है, जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें ओरी हमेशा, याद रखना, ओरी एक ही होता है। कितना होता है, एक। जबकि प्रोकैरियोट्स में ओरी जो होता है वो एक होता है, और इसमें कितना होता है, यूकैरियोट्स में एक से अधिक। तो इसमें हम कई ओरी हो जाएगा। देखो ये जो आपका यूकैरियोटिक डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए में आप देख रहे होंगे बीच में भी ओरी है, ठीक है, और साइड में भी ओरी है, ठीक है। अब ये जो आपका किनारा में ओरी है, वो आपका टर्मिनल इन पर जो ओरी है उसमें आप देख लो, एक जो है ना बीच में है उसको देख लो, यहाँ पर 5' 3 इंड होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 3 इंड 5 इंड होगा। प्रोकैरियोट्स में तो 5 इंड और 3 इंड का बात नहीं करेंगे। हाँ, अब देखो जब ओरी पर HDP, UWP, GTP काम करता है तो क्या हो जाता है, H बॉन्ड कहां पर, ओरी पर टूट जाते हैं। और जब H बॉन्ड टूट जाएगा तो स्थिति आपका ऐसा हो जाएगा। देखो जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, H बॉन्ड का मतलब आपको बताए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, वहां पर डीएनए के जो दोनों धागे हैं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो देखो एक बीच में था ओरी तो एक बीच में भी हुआ, और एक किनारा पर टर्मिनल पे था तो टर्मिनल में भी हुआ। लेकिन प्रोकैरियोट्स का अगर बात करोगे तो प्रोकैरियोट्स में आपको बताए थे कि केवल एक जगह पर ओरी था, है ना, सिंगल ओरी होता है, इस तरह का स्थिति है। तो इसमें प्रोकैरियोट्स में कितना जगह पर आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, केवल एक जगह पर। तो वहां पर ऐसा बनेगा कुछ हद तक थीटा जैसा, है ना, कुछ हद तक थीटा जैसा बन जाएगा यहाँ पर डीएनए प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर हम बात करते हैं, यूकैरियोट्स का अगर बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में आपका जो होगा वो लीनियर डीएनए था, तो उसमें बीच में टूटा और किनारा में टूटा। बीच में जो टूटा है उसमें आपका दोनों तरफ देखो स्टेम है, इधर भी क्या है, स्टेम है, और ये बीच में जो है आपका खुल गया है, लूप नजर आ रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, आरएनए बताए थे,
आरएनए में बताए थे कि वो एरिया जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है दो आपका स्ट्रैंड के बीच में, उसको स्टेम कहते हैं। और वो एरिया जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है उसको कहते हैं लूप। तो यहां पर ये स्टेम के बीच में जो है ना खुला हुआ हिस्सा आपको नजर आएगा इस डीएनए में। अब ये जो खुला हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, एक इंड 5 इंड होगा, एक 3 इंड होगा, हाँ ऊपर में भी क्या होगा 3 इंड और 5 इंड। हो गया, क्लियर है। अब देखो ये जो बीच में नजर आ रहा है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन आई। तो रेप्लिकेशन आई क्या है, आप आराम से बोल देना कि जब रेप्लिकेशन किसी डीएनए में बीच में शुरू होता है तो क्या बनता है, रेप्लिकेशन आई बनता है। लेकिन रेप्लिकेशन अगर इंड पर शुरू होगा, छोर पर अगर शुरू होगा तो बनता है रेप्लिकेशन फॉर्क। अब आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि फॉर्क किसको कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क किसको कहते हैं। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़े होंगे तो फिजिक्स में एक चिमटा आता है, चिमटा जिसको फॉर्क बोलते हैं, ऐसे साउंड में उसको ऐसे ठोक के जो है ना साउंड का फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है ना वो पता लगाया जाता है, फॉर्क। तो फॉर्क का मतलब आप हिंदी में चिमटा समझ लो, हाँ चुट्टा समझ लो। तो वो जो है ना आपका फॉर्क एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका क्या होता है, दो लीड्स होते हैं, दो आपका जो है ना क्या होता है पत्ती जैसा रचना होता है और एक पकड़ने वाला हाथ जैसा होता है, हाथ को पकड़ने वाला जगह होता है। जब इसको ठोकते हैं ना तो क्या होता है, वो जो है ना आपका आवाज उससे निकलता है। तो हम लोग इसको साउंड वगैरह में देखते हैं। तो रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है भाई, आपका खुला हुआ हिस्सा अगर इंड पर खुलेगा डीएनए तो क्या बनेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। अगर डीएनए का जो है ना रेप्लिकेशन की शुरुआत बीच में होती है तो देखो दोनों किनारा क्या हो गया है, जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन स्टेम क्या बोले यहां पर, H बॉन्ड बचा हुआ है। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बचा हुआ है, दोनों धागे जुड़ा हुआ है आपस में, तो उसको बोलेंगे स्टेम। ठीक है, तो दो स्टेम अगर जो है दोनों साइड में अगर स्टेम हो तो बीच में अगर जो है ना रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है तो उसको तब वहां पर जो है ना रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनता बल्कि क्या बनता है, रेप्लिकेशन आई बनता है। आप अंग्रेजी में इसको बोल सकते हो इंटरकैलरी, मतलब बीच में दबा हुआ। और ये कैसा है, रेप्लिकेशन फॉर्क कैसा है, टर्मिनल, मतलब किनारा में। जब टर्मिनल स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। जब बीच में शुरू होगा तो क्या बनेगा, इंटरकैलरी जब होगा तो क्या बनेगा, रेप्लिकेशन आई बनेगा। और आई का मतलब समझ लेना, आई क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो ये जो टूटा है ना तो बीच में क्या होगा, इधर भी बेस होगा इधर भी बेस होगा, हाँ तो बेस जो है ना वो दोनों आपके ऐसे ऐसे बीच में नजर आएंगे। तो आपका आंख देखना, आंख का दोनों जो पुतली खोलते हो ऐसे ऐसे खोलते हो ना, आपका ये जो आपका पुतली बोल रहे हैं, ये जो है आपका आंख का ऊपर में जिसको आईलिड बोलते है ना, आईलिड बोलते। आईलिड में देखते हैं ऊपर से भी लगा हुआ होता है बाल, पिपनी जिसको बोलते हैं, नीचे भी होता है। तो जब आंख को खोलते हो तो कैसे देखते हो, ऊपर से भी बाल नजर आता है, नीचे से भी बाल नजर आता है, इधर और इधर देखो जुड़ा हुआ है, बीच में केवल खुल रहा है। कुछ हद तक ऐसा ही स्थिति यहां नजर आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन आई बोलते हैं। आंख जैसा रचना कहां बना है, रेप्लिकेशन में बना है। और फॉर्क चिमटा जैसा रचना कहां बना है, रेप्लिकेशन में बना है, इसलिए इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। और यहां पर बोलते हैं रेप्लिकेशन आई। इंटरकैलरी जब होगा तो रेप्लिकेशन आई, इंड पर जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये देखो इसमें क्या बताया आपको, इसमें आपका ये हो गया थीटा शेप्ड। तो प्रोकैरियोट्स में जब आपका डीएनए में रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी तो क्या बनेगा, जो डीएनए होता है वो आपका थीटा शेप्ड डीएनए में बदल जाता है। और ये क्यों हुआ भाई, कोई पूछेगा ये क्यों हो गया, किसके कारण हुआ, तो आप आराम से बता देना, एक से अधिक यहां पर लिख देते हैं, आराम से बता देना कि भैया यहां पर जो है ना 3 जो है फैक्टर काम किया। कौन कौन फैक्टर,
UWP अनवाइंडिंग प्रोटीन। और कौन काम किया? HDP हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन या SSBPS भी इसको बताए थे पीछे। और एक कौन काम किया? और तो GTP या ATP, ये तीनों मिलकर ओरी पर काम करता है और ओरी पर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे दोनों धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आपका वहां पर रेप्लिकेशन आई या रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं। ठीक है, अब अगर चाहोगे तो इसको लिखवा देते पर रेप्लिकेशन जो है ना वो शुरू हुआ और ये किसके मदद से हुआ? UWP, HDP और GTP के मदद से हुआ। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिससे DNA के दोनों धागे एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। और अगर ये किनारा पर, इंड पर होता है, टर्मिनल पर होता है तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, लेकिन जब ये बीच में होता है तो क्या बनता है? रेप्लिकेशन आई बनता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में बात करते हैं, RNA प्राइमर बनाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? लिख देते हैं इस बात को। ये प्राइमर है, ये इसका जो है ना अलग अलग साइज होता है। अगर प्रोकैरियोट्स का बात करो, अभी हम आपको बता रहे थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट्स का बात करेंगे तो उसमें ये करीब 50 न्यूक्लियोटाइड का होता है, जबकि अगर यूकैरियोट्स का बात करोगे तो ये करीब 9 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ठीक है, वो जनरली आता नहीं है, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन एप्लीकेशन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसके द्वारा डीएनए के धागे पर, मतलब टेम्पलेट बोलेंगे, डीएनए के धागा को क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलेंगे यार। क्या किया जाता है? एक धागे छोटा आरएनए बनाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर कहते हैं। एग्जाम में जरूर लिख दीजिएगा अगर आएगा तो। इसमें एक बात और लिख देते हैं, प्रोकैरियोट्स में यह 50 न्यूक्लियोटाइड्स का, जबकि यूकैरियोट्स में छोटा, करीब आपको बताए करीब करीब जो है ना 7 न्यूक्लियोटाइड या 9 न्यूक्लियोटाइड, जनरली जो है ना वो 7 से 9 के बीच में होता है, तो 9 लिख देते हैं। 9 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। आराम से समझ लोगे। हम जो है ना अब रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन आई का बात पीछे समझा दिए थे। अगर इंटर कैलोरी बनेगा तो क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन आई बनेगा। अगर जो है ना टर्मिनल होगा तो क्या बनेगा? रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। यूकैरियोट्स में जो है ना रेप्लिकेशन फॉर्क और रेप्लिकेशन आई दोनों बनेगा, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होगा उसमें केवल रेप्लिकेशन आई बना था। अभी हम आपको दिखाए थे, क्योंकि उसमें आपका टर्मिनल इंड तो फ्री होता ही नहीं है ना, इंड तो उसमें फ्री होता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक फिगर से हम बता देते हैं आपको, हाँ, केवल जो है ना आसानी से समझ में आए ऐसा कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ज्यादा दिमाग अब यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे कि रेप्लिकेशन आई क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, वो पीछे बता दिए आपको। ये मान लेते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क है, आई भी होगा, हमको उससे नहीं मतलब है। अब देखो ये डीएनए का स्टेम का हिस्सा है, 5 इंड होगा, 3 इंड होगा, तो इधर भी क्या होगा? 3 इंड और 5 इंड होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो जो 3 इंड है, थोड़ा 3 इंड जो है ये मान लेते हैं 3 इंड है। तो ये जो 3 इंड है आपका, उस पर बात थोड़ा सा कर ले कि ये जो 3 इंड है यहां पर आकर आरएनए प्राइम ये पॉलीमरेज जुड़ेगा, है ना।
और क्या करता है, और इधर जो है ना, इधर 3' पर यहां भी आकर जुड़ेगा। ये क्या हो गया, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं पॉलीमर फर्स्ट, डीएनए का पॉलीमर फर्स्ट है, ठीक है। और इधर मान लो पॉलीमर सेकेंड, यही आपका क्या था, टेम्पलेट है। टेम्पलेट जैसा काम करेगा यहां पर, ओल्ड डीएनए का जो है ना आपका जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट जैसा काम करेगा, ठीक है। अब यहां पर आकर जुड़ गया है कौन भाई, आरएनए, कौन एंजाइम लिखे हैं, प्राइमेज एंजाइम लिख देते हैं केवल, प्राइमेज एंजाइम, ये आकर जुड़ गया है। और ऊपर में जुड़ा है उसके 3' पर जुड़ेगा, ध्यान रखना है कि जो भी टेम्पलेट होगा उसका कहां पर जुड़ेगा, 3' पर जुड़ेगा। जुड़ने के बाद ये जब काम करता है, कौन आ गया भाई, प्राइमेज आ गया। प्राइमेज को हम लोग सिंपली आरएनए पॉलीमरेज भी लिख सकते हैं, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कर सकते हो। ये आकर काम किया, जब काम करता है तो जो है इस डीएनए पर एक छोटा सा आरएनए धागा बना देता है, ऐसे। ये इस डीएनए पर छोटा जो है ना वो आरएनए, क्यों, क्योंकि आरएनए प्राइमर जब भी बनेगा तो आरएनए प्राइमर हमेशा 5x3 बनेगा। और 5x3 जब आरएनए प्राइमर बनेगा, इसका मतलब डीएनए जो टेम्पलेट होगा जस्ट उसका उल्टा होगा। तो ये आपका, ये इधर 5' है, इधर 3' है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ 5' और इधर क्या हो जाएगा, 3' हो जाएगा ऐसे। ये आपको बन गया आरएनए प्राइमर। नजर आ रहा है बाबू, हाँ, ये आरएनए प्राइमर बन गया। ये सेकेंड स्टेप था, स्टेप सेकेंड खत्म हो गया। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये जो आपका प्राइमेज एंजाइम था, या जिसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी बोलते हैं, वो आपका जाकर जुड़ जाता है किस पर, खुला हुआ डीएनए टेम्पलेट पर। ये क्या है, ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। और इसी को हम पॉलीमर सेकेंड भी बोल सकते हो, या आपका टेम्पलेट बोल रहे हैं। एक को आप क्या करो, पॉलीमर फर्स्ट कर लो, और एक को क्या कर लो, पॉलीमर सेकेंड कर लो। पॉलीमर फर्स्ट मान लेते हैं हम 3x5' वाला को कर लेते हैं, तो दूसरा जो 5x3 है वो क्या हो जाएगा, पॉलीमर सेकेंड हो जाएगा, है ना जी। तो इसको हम पॉलीमर फर्स्ट कर लेते हैं और इसको पॉलीमर सेकेंड कर लेते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और दिमाग में रखना है आपको, कि वो जो था आपका, जो लेके हम चले थे, जिसका नाम था UWP, और क्या था, HDP, और नाम क्या था, GTP, ये तीनों काम करते रहेंगे अपना, और डीएनए के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को, दोनों धागों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते रहेंगे, ठीक है, जिससे डीएनए के दोनों धागे खुलते रहे। तो वो अपना डायरेक्शन, उसका जो देखो, उसका डायरेक्शन कहाँ है काम करने का, ऊपर की तरफ है। यहां पर भी देखो, यहां पर भी काम कर रहा होगा। इसलिए देखिए आरएनए प्राइमर जो हम बनाए हैं इसमें थोड़ा हट के बनाए हैं। क्यों, क्योंकि आरएनए प्राइमर का जो बनने का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, डायरेक्शन जो है ना इसका इधर की तरफ है, और इसका क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर जो 3x5' पॉलीमर है, जिसको फर्स्ट पॉलीमर बोल रहे थे उधर से हम, उस पर कैसे है, 5x3 है, नीचे से ऊपर की तरफ, और इसमें भी 5x3 है, लेकिन क्या है, विपरीत दिशा में है, तो ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। तो दोनों में जो प्राइमर बना है वो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, दोनों में प्राइमर को। आप इसको क्या कीजिए, तो इसको फोटो खींच लीजिए, हाँ, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेप में हम आते हैं, इसको पहले साफ कर, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये प्रोकैरियोट्स का बात कर रहे थे। यूकैरियोट्स में जो है ना, हम आपको बताए थे कि यूकैरियोट्स में जो थे वो 5 प्रकार का था, लेकिन जो है ना आप उसी का एक वेराइटी मान लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को। अब ये क्या करता है, यह
फिगर में देख लो क्या हुआ था, अभी तक हमको क्या मिला था, रेप्लिकेशन आई या रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया था, और उस पे जो है ना आरएनए प्राइमर भी बन गए थे। बाकी जो था जो डीएनए का जो धागा था वो इंटैक्ट था अभी तक, लेकिन हाँ उस पर भी काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था भाई? UWP, HDP और GTP, ये काम करते जा रहे थे। इसको खोलते जा रहे होंगे ऊपर की तरफ। एक तरफ मान लेते हैं 3 इंड है, तो एक तरफ क्या होगा 5 इंड। यहां पर 3 इंड लिए थे और क्या लिए थे, 5 इंड लिए थे। अब क्या होगा, इस जगह पर आ जाओ, ऐसे यहां पर जो है आरएनए प्राइमर ऑलरेडी बन चुका था। हम ऐसा करते हैं, आरएनए प्राइमर को दूसरे कलर से दिखाते हैं, ठीक है, आपको ताकि समझ में आ सके। ये आरएनए प्राइमर बना था ऐसे, है ना, मेरा साहब आरएनए प्राइमर बना था 5 इंटू 3 इंड के तरफ, ठीक है ना। ये आरएनए प्राइमर है। तो ब्लू रंग से हम आरएनए प्राइमर को न तो दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। इस पे भी बना होगा, लेकिन ऊपर तो और खुल रहा होगा ना, तो ऊपर हम छोड़ के बना रहे हैं। ये भी क्या होगा 5 इंटू 3 इंड बना होगा, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है ये। और इसका जो है ना 3 इंड पर आकर जुड़ जाएगा कौन एंजाइम, एक विशेष एंजाइम आकर जुड़ेगा। ये आपका पॉलीमर कौन था, पॉलीमर फर्स्ट था। इसको हम केवल फर्स्ट लिख दे रहे हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा। और ये कौन था, सेकेंड था, टेम्पलेट थे, ठीक है। अब ये जो आपका डॉट अब जो दिखा रहे हैं वो कौन दिखा रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ेगा। पॉलीमरेज एंजाइम कौन है, पॉलीमरेज थर्ड, वो आकर जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा तो अब देखो काम क्या होने वाला है, एरो पर लिख देंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगला दिन के क्लास में बताए हैं ये। अब ये है इस तरह से, पूरी तरह से ऐसे खुल जाएगा, खुलता जाएगा, सॉरी यहां पर काम हो रहा है, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। HDP GTP, ठीक है। अभी हुआ क्या, ये तो पूरा खुला हुआ, थोड़ा हम फैला देते हैं ताकि आपको साफ नजर आए। अभी यहां पर क्या था, ये 3 इंड वाला था टेम्पलेट, इधर क्या होगा 5 इंड होगा, मान लेते हैं इधर 3 इंड है, ऐसे कर लेते हैं अपना। ऊपर में इंटैक्ट है, अभी खुलता जा रहा है लेकिन पूरा खुला नहीं है। और इसको कर लो 5 इंड है इधर, हाँ। अब आपको अगर याद होगा तो बताए थे कि इस पे जो है ना आरएनए प्राइमर बनता है, इसमें बनाए भी थे। तो आरएनए प्राइमर था कैसे, 3 इंड के तरफ से बना हुआ था इस तरह से, इसका इधर 5 इंड, इधर 3 इंड, और इसका जो है ना इधर से था आपका 5 इंड और 3 इंड था, ठीक है, 5 इंड और 3 इंड था। अब क्या होगा, इस पर जो है ना वो जो जुड़ा था वो ऐसे बनाता चला जा रहा है, डीएनए का धागा बनाता जाएगा ऊपर की तरफ। देखो एरो दिए हुए हैं उसमें ना, ऊपर की तरफ बना रहा है। खुलने का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है और बनने का डायरेक्शन भी इसका ऊपर की तरफ है। लेकिन इसमें देखो खुलने का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन बनने का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया इसमें। तो इसमें भी आपका क्या बना, न्यू डीएनए धागा बना। हाँ, इसको इसी कलर से लिख लो, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड धागा बना। इस कलर से जो दिखा रहे हैं ना वो डीएनए स्ट्रैंड है, और जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं वो क्या था भाई, आरएनए प्राइमर है, प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है। तो आरएनए प्राइमर जो है
उसके 3 एंड पर जो है ना वो जाकर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ गया और क्या किया, वो जो खुला हुआ हिस्सा था टेम्पलेट का उस पर क्या किया, डीएनए का एक धागा बना दिया। ये जो था ओल्ड था, आप नहीं उसी कलम से लिखो, ये था ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड। और इस ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड को ही हम क्या बोल रहे थे, टेम्पलेट कह रहे थे। टेम्पलेट कितना है बाबू, तो एक फर्स्ट यहां है और एक इधर है, 2 टेम्पलेट है। 2 टेम्पलेट है आपके पास। कोई दिक्कत है किसी को? तो हमको लगता है कि यहां तक दिक्कत। HDP, फिर कौन, UWP और कौन, GTP, वो जुड़ गया था ओरी पर। ओरी पर जुड़ने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, किसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, तो डीएनए के दोनों धागों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। जब डीएनए के दोनों धागों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो स्थिति क्या हो जाएगा, उसके चलते जो है ना डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अगर ये काम बीच में होगा, इंटरकैलरी होगा, तो क्या बनेगा, रेप्लिकेशन आई बना। लेकिन अगर ईड पर होगा, छोर पर होगा, तो क्या बनेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। अब उसके बाद दूसरा स्टेप में आया था प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा कि डीएनए के जो खुले हुए धागे थे उस पर 5x3 एंड के रूप में एक आरएनए का छोटा टुकड़ा बनाएगा। प्रोकैरियोट्स में करीब 50 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, मतलब बड़ा होगा, जबकि यूकैरियोट्स में जो बनता है वो करीब 9 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, मतलब छोटा होता है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद अब जो है ना थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो आएगा और आरएनए प्राइमर के 5 एंड पर नहीं बल्कि 3 एंड पर जुड़ जाएगा। 3 एंड पर जुड़ेगा, ध्यान रखना है। तो 3 एंड इसका ऊपर की तरफ है तो यहां जुड़ गया, इसका क्या था नीचे की तरफ था तो यहां जुड़ गया। और क्या करेगा, वो जो खुला हुआ हिस्सा था डीएनए का उस पर अब क्या किया, डीएनए का निर्माण कर दिया, एक धागे डीएनए को बना दिया। ये आपका थर्ड स्टेप था। याद देते हैं, बोल दे रहे हैं, सुन लेना एक बार क्या बोल रहे हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन का कुछ समय हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ समय के बाद आपका जो नया डीएनए धागा बनेगा वो लीडिंग और लैगिंग धागे के रूप में नजर आता है। इसमें जो लीडिंग धागा होता है वो लगातार होता है, जबकि जो लैगिंग धागा होता है वो टुकड़ों में बनता है या टुकड़ों में होता है। एक पॉइंट और ना है तो इसी में जोड़ देते हैं, लैगिंग धागे के टुकड़ों को, लैगिंग धागे के टुकड़ों को ओकाजाकी टुकड़े, नाम है साइंटिस्ट का, ओकाजाकी टुकड़ा कहते हैं। अब कहां पर किस पे क्या बनेगा, लीडिंग धागा पॉलीमर फर्स्ट जो था वो कैसे था, अगर आपको याद हो पॉलीमर फर्स्ट, तो 5x3 था ना, कैसे था वो, 3x5 था। 3x5 टेम्पलेट पर बनता है जबकि लैगिंग धागा पॉलीमर सेकेंड का क्या स्थिति था, 5x3 टेम्पलेट पर बनता है।
पर बनता है। क्योंकि इसमें फिगर हटेगा नहीं इतना दूर में, इसलिए हम लिख दें कि टुकड़ा तब तक आपको लिखवाना ठीक नहीं रहेगा जब तक हम उसको क्या कहते हैं, जो नया डीएनए धागा बनता है, एक जो होता है लगातार बनता जाता है, कंटिन्यू रहता है किस किस आपका पॉलीमर पर। तो ये जो 3 into 5 पॉलीमर है, जिसको पॉलीमर फर्स्ट बोल रहे थे, उस पर लगातार डीएनए बनता जाएगा कंटिन्यू। और ये जो नया डीएनए बना है, ये जो नया डीएनए बना है, यही है ना न्यू डीएनए। तो ये जो न्यू डीएनए धागा बना है वो आपका लगातार बनता जाएगा और उसको कहेंगे लीडिंग धागा। लेकिन ये जो आपका नया डीएनए धागा बना है पॉलीमर सेकेंड पर, वो आपका देखो टुकड़ों में बनता जाएगा। क्यों टुकड़ों में बनेगा भाई? तो डीएनए से डीएनए निर्माण या डीएनए पर जो आरएनए टेम्पलेट का निर्माण होता है वो हमेशा 5 into 3 होगा। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी 5 into 3 काम करता है। तो देखो 3 पर जुड़ गया वो, और वो आपका नया धागा जो बना 5 into 3 बना। यहां भी नया धागा जो है ना 5 into 3 बना। लेकिन जो पीछे खुला है उस पर कैसे बनेगा? उल्टा तो बनाएगा नहीं। काम अब नहीं समझ में अगर आ रहा है तो ऐसे समझो, मान लेते हैं एक कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है, एक कपड़ा ले लेते हैं। देखो ये कपड़ा है, अब इस कपड़े को काटते जाएंगे हम। इधर से मान लेते हैं आपके तरफ से ऐसे काट रहे हैं, तो काटते जाएंगे अगर हम, तो अगर डायरेक्शन जो काटने का है वो कैसे है? इधर की तरफ है। लेकिन अगर इधर धागा, इधर जो ना कपड़ा बढ़ाते जाएंगे हम और काट भी रहे हैं इधर की तरफ, तो बताओ काटने में कोई दिक्कत होगा क्या? लेकिन इधर से काट रहे हैं और पीछे से जो है ना कपड़ा बढ़ाते जाए, तो पीछे वाला कपड़ा कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, पीछे तो काम नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि ये जो काम का डायरेक्शन है, फंक्शन का जो डायरेक्शन है इधर की तरफ है, और कपड़ा जो बन रहा है, जुड़ रहा है नया, वो इधर की तरफ हो रहा है, तो विपरीत डायरेक्शन में है, तो नया कपड़ा नहीं बन पाएगा, नहीं कट पाएगा वो ना। यहां पर भी यही स्थिति है। वो जो आपको हम बता रहे हैं कि डीएनए जो आपका बन रहा है नया, वो बन रहा है देखो किधर की तरफ, 5 into 3। तो एक धागे में तो 5 into 3 जो है ना उसी डायरेक्शन में बन रहा है जिस डायरेक्शन में ये खुलता जा रहा है। डीएनए खुल रहा है कैसे? ऊपर की तरफ, और जो बन रहा है ये भी देखो ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो गया। लेकिन इसमें जो डीएनए का नया धागा बन रहा है, देखो ये बन रहा है नीचे की तरफ और खुल रहा है क्या? ऊपर की तरफ। तो इसमें क्या होगा? फिर पीछे खाली रह जाएगा। तो इसके लिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा? नया जो है ना आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, प्राइमर आएगा, और नया जो है ना यहाँ पर क्या बनाएगा? फिर से आरएनए प्राइमर बनाएगा, और फिर उस पर जो है ना डीएनए का धागा बनेगा। तो उसी से लीडिंग और लैगिंग धागा बनेगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो और इसके है आपको समझाने के लिए। ये डीएनए जो है ना और खुल गया था, और खुल गया था, मतलब और नीचे बड़ा जो है ना टेम्पलेट हमको मिल गया था, ऐसे मिल गया। ऊपर में जो है ना अभी खुलता ही जा रहा है, क्योंकि इस पर काम हो रहा था किसका बाबू? UWP का या HDP का, या यहां पर काम हो ही रहा था ऊपर की तरफ। कौन काम कर रहा था? UWP या HDP, और एक और था GTP या ATP, वो काम कर ही रहे थे। उनका डायरेक्शन ऊपर की तरफ था। यहां पर आपको बताए थे कि जो डीएनए नया धागा बन रहा था वो भी ऊपर की तरफ ऐसे बनता जा रहा था। तो एक ही आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो लगातार बनाता जाएगा। लेकिन इसमें देखो क्या हुआ होगा, इसमें जो है ना ये जो नया डीएनए बना होगा वो ऐसे बना एक तरफ, इधर तो बंद हो गया, अब तो आगे टेम्पलेट है ही नहीं, तो टेम्पलेट नहीं है तो इधर काम बंद हो गया यार, इधर काम बंद हो गया। लेकिन इस पे काम जो है ना लगातार होता रहेगा जब तक डीएनए जो है ना पूरा आपका रेप्लिकेट नहीं हो जाएगा। हम आपको प्राइमर के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे, थोड़ा सा प्राइमर देख लो। इसमें प्राइमर जो है ना एक ही प्राइमर रह गया, यहां पर आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर। लेकिन इसमें जो आरएनए प्राइमर है वो यहां तक तो आया, तो इतना दूर तक हुआ। इसमें इसके ऊपर जो हुए
जो स्थिति है उस पे कैसे होगा, वो ऊपर जो खुल गया है डीएनए का धागा उस पर कैसे बनेगा। तो क्या होता है फिर जो है ना नया यहां पर प्राइमर बनता है, आरएनए प्राइमर फिर बना ऊपर में, और उस पर जो है फिर से आकर डीएनए जो है आपका आएगा पॉलीमरेज थर्ड और फिर आपका डीएनए बनाएगा। ऐसे बीच में आरएनए प्राइमर है और आपका उधर में डीएनए है। तो इसमें देखो आरएनए प्राइमर जो है एक से ज्यादा बन गया, किस स्टैंड पर, पॉलीमर सेकेंड पर। ये जो है ना ये कौन है, टेम्पलेट सेकेंड या पॉलीमर सेकेंड था, पॉलीमर सेकेंड है। ये है क्या पॉलीमर सेकेंड भाई, ओल्ड डीएनए है जो टेम्पलेट जैसा काम कर रहा था। इसका क्या स्थिति है, 5' 2 3' है, इधर 5' था, ऊपर की तरफ 3' था। और ये जो है जिस पर ऐसा स्थिति हम लोग देख रहे हैं, ये जो टेम्पलेट है वो आपका 3x5 है। हाँ ये है आपका पॉलीमर फर्स्ट। पॉलीमर फर्स्ट कैसे है, 3x5 है, इस तरह से। हाँ तो पॉलीमर फर्स्ट पर लगातार बना, जबकि इसमें क्या देख रहे हो आप, टुकड़ों में बन रहा है डीएनए। तो इसको बोलेंगे लीडिंग धागा या स्ट्रैंड। और इसमें जो टुकड़ों में डीएनए बना है ये है क्या, न्यू डीएनए है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड है। वो कैसा कहलाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। और इस पे क्या कहलाएगा, लैगिंग कहलाएगा। इधर से कर नहीं पाएंगे लेबलिंग, इधर से कर देते हैं। इस पर जो बना है उसको कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ये भी नया डीएनए धागा है। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। जबकि ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये कैसा है भाई, कंटिन्यूअस, वो लगातार बन रहा था। जबकि ये कैसा बन रहा था, डिसकंटिन्यूअस बन रहा था। इसमें ये जो देख रहे होंगे एक स्ट्रैंड जो है इसमें, हाँ एक जो टुकड़ा है इसमें आपको इसको कहते ओकाजाकी टुकड़ा। देखो एक टुकड़ा को ले लो, ये एक टुकड़ा को, तो इस एक टुकड़े को कहेंगे ओकाजाकी टुकड़ा। वैज्ञानिक के द्वारा एक खोजा गया था, उन्हीं के नाम पर इसको ओकाजाकी टुकड़ा कहते हैं। तो ओकाजाकी टुकड़ा क्या है, आप आराम से बता सकते हो कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड के एक टुकड़े को ओकाजाकी टुकड़ा कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं। अर्थात उसका भी अपना अपना जो है ना लाइन क्या होता है, वो बड़ा छोटा होता है। समानतः यूकैरियोट्स में जो ओकाजाकी टुकड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, करीब 200 न्यूक्लियोटाइड का होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड का होता है। तो ओकाजाकी टुकड़ा क्या है, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आए तो आराम से ऐसे लिख देंगे कि जो आपका नया डीएनए धागा बनता है और डिसकंटिन्यूअस बनता है उसको कहते हैं लैगिंग धागा। उसके एक टुकड़े को, है ना, उसके टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ओकाजाकी टुकड़े कहते हैं। उसके टुकड़ों को, के टुकड़ों को ऐसे कर दो, के टुकड़ों को कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। यूकैरियोट्स में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। में
यह करीब कितना 200 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। कौन बाबू? ओकाजाकी टुकड़ा ना, ओकाजाकी टुकड़े के बारे में हम बता रहे थे। ठीक है, तो ये आपका केमा स्टेप था 4th। ओ लैगिंग धागे के टुकड़े को बोलते ओकाजाकी टुकड़ा, और जो आपका लीडिंग धागा है चूंकि वो लगातार बना हुआ है इसलिए उसमें आपका लैगिंग धागा का बात नहीं करेंगे, उसमें ओकाजाकी टुकड़ा का बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो आपका ओकाजाकी टुकड़ा है वो भी आपका क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में बड़ा होगा, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, जबकि यूकैरियोट्स में ये जो होता है करीब 200 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, मतलब छोटा होता है ओकाजाकी टुकड़ा। तो ओकाजाकी टुकड़ा क्या हो गया? डीएनए का टुकड़ा है, जो नया डीएनए बना है ना, नया धागा, उसके टुकड़े को बोल रहे हैं। किस पर? लैगिंग स्ट्रैंड पर। वो जो लैगिंग स्ट्रैंड है मतलब जो क्या बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, जबकि आपका जो कंटिन्यूअस बन रहा था लीडिंग स्ट्रैंड वो तो लगातार एक ही धागा के रूप में रहेगा, तो उसमें आपका ओकाजाकी टुकड़ा का बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये वैज्ञानिक जिस व्यक्ति के द्वारा ये ढूंढा गया था उन्हीं व्यक्ति के नाम पर इसका नाम ओकाजाकी टुकड़ा पड़ा है। ठीक है, कॉर्नबर्ग एंजाइम, या इसी को चूंकि ये हम आपको शायद याद होगा, हम आपको बताए थे कि ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था वो क्या करता था, प्रूफ रीडिंग करता था। हाँ, जो बना है ना नया डीएनए का धागा वो सही है कि नहीं उसमें न्यूक्लियोटाइड, इसको कोई ना कोई तो देखने वाला चाहिए ना, और ये देखने वाला काम कौन करेगा, प्रूफ रीडिंग का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। तो इसलिए यहां पर चाहो तो उसको ये भी लिख सकते हो, और प्रूफ रीडिंग एंजाइम। तो एग्जाम में अगर 1 नंबर में पूछ देगा कि प्रूफ रीडिंग एंजाइम क्या है तो आराम से बता देना कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को ही हम लोग प्रूफ रीडिंग एंजाइम भी बोलते हैं। क्यों बोलते भाई, तो आप आराम से बता दोगे हमको जो लग रहा है सो। अब इसमें ये आएगा तो क्या करता है भाई, तो आराम से बता देंगे, इसमें लिख देंगे वही बात कि यह नया बने हुए डीएनए पर क्या करता है, वो आपका न्यूक्लियोटाइड का चेक करता है कि वो पुराने डीएनए के धागे के जैसा है कि नहीं। मान लेते हैं पुराने धागे के जो डीएनए धागा है उस पर एडेनिन था, पुराना जो डीएनए का धागा है उस पर कौन सा बेस है, एडेनिन है। तो नया जो डीएनए का धागा आया था उस पर क्या होना चाहिए था, थाइमिन होना चाहिए। एडेनिन का जस्ट कंप्लीमेंट्री बेस कौन होता है, थाइमिन। अगर उस पर ग्वानिन था तो इधर कौन होना चाहिए था, साइटोसिन होना चाहिए। अब अगर जो है ना दोनों आपका नहीं है, मान लिया वहां पर ओल्ड जो डीएनए का धागा है उस पर ग्वानिन था और इधर जो नया डीएनए का धागा बना था उस पर आपका साइटोसिन नहीं आया ग्वानिन के सामने, बल्कि थाइमिन आ गया। बनने में होता है ना, कई बार गलती कर जाते हैं हम, आप लोग देखे होंगे शादी विवाह का कार्ड वगैरह छपता है तो कार्ड में कई बार आप देखे होंगे, कई बार मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि क्या कहना है उसको। अब जो है ना मान लेते हैं शादी था 15/7/2020 को और कार्ड पर छप गया 15/6/2020, मतलब शादी के बाद का कार्ड हो गया वो। तो जिसके यहाँ आप भेज दीजिएगा और शादी है 7 तारीख को, मैंने 7वां महीना में, और उसको मिल रहा है कार्ड की 6ठे महीना में शादी है, बेचारा वो तो माथा ठोक लेगा अपना। तो ये क्या करते हैं हम लोग, कार्ड जो छपता है या जो बुक छपता है, जो मटेरियल छपता है हम लोगों का, वो क्या करते हैं पहले उसको देखना पड़ता है कि वो सही है कि गलत है। हाँ, प्रूफ रीडिंग इसी को बोलते हैं। तो यहां भी वो जो नया डीएनए का धागा बना है उसमें न्यूक्लियोटाइड जो है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो हुआ है वो ओल्ड वाले के जैसा है कि नहीं है, ये काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या कॉर्नबर्ग एंजाइम करेगा। इसीलिए इसको हम लोग प्रूफ रीडिंग एंजाइम भी बोलते हैं। तो आराम से आप बता देना ये क्या काम करेगा जी। एक बात और ध्यान रखना, यहां पर आप देख रहे थे कि डीएनए पर जो नया धागा बना था उसमें कुछ आपके क्या बने हुए थे, आपका आरएनए प्राइमर बना हुआ था।
तो वो जो आरएनए प्राइमर है क्या डीएनए के अनुसार है, क्या डीएनए के जैसा है क्या? नहीं, तो जो आपका टेम्पलेट है वो डीएनए है, डीऑक्सी है, जबकि जो आरएनए प्राइमर है वो क्या है, राइबो है। तो ये काम और करता है, यह आरएनए प्राइमर को हटा देता है, प्राइमर को हटा देता है और वहां डीएनए धागा बना देता है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वो भी गलत है ना, आरएनए प्राइमर कैसे, आरएनए वो आरएनए है और ये डीएनए बन रहा था, तो वो भी गलत है, उसको भी वहां हटाकर डीएनए धागा बना देता है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन यह ओकाजाकी टुकड़ों को आपस में नहीं जोड़ता, को आपस में नहीं जोड़ता। हो गया, ये केवल गलत को हटाकर सही कर देगा, और तो और क्या करेगा भैया कि जहां पर आरएनए प्राइमर था उसको भी हटा देगा और उसके जगह पर डीएनए का धागा बना देगा। लेकिन वो जो आपका टुकड़ा टुकड़ा में यहां पर देख रहे हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा में बना है, ओकाजाकी टुकड़े हैं, इस पर नया धागा, तो उसको नहीं जोड़ेगा आपस में, केवल आरएनए को हटा देगा और गलत जो है उसको सही कर देगा। ठीक है, तो अब जो है वो पूरा का पूरा एक धागा के रूप में हो गया। तो अब कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर फिगर में देखें तो ये और खुल गया होगा, और बीच में ले लेते हैं, ये खुलता जा रहा है भाई, 3 इंड है, 5 इंड है, इधर पे 3 इंड था, यहाँ 5 इंड था, ऐसा कुछ था। अब जो है ना स्थिति क्या हो गया, देखो पूरा यहां से वहां तक कंप्लीट डीएनए बन गया, एक धागी एकदम, कहीं भी इसमें आरएनए प्राइमर नहीं है, और ये बनता जाएगा ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है चूंकि इसमें पॉलीमरेज है, और ये जो है ना खुलता जा रहा है, किसके कारण, UWP, HDP और GTP, ये इसको खोलता जाएगा, और ये भी जो है ना एक धागा के रूप में ऐसे हो गया। हाँ, पूरा ये आपका नया डीएनए बन गया, और बाकी जो ऊपर खुलेगा ऊपर में भी ऐसे ही बनता जाएगा। तो उधर था 3 इंड, तो इधर 5 इंड हो गया इसका, उधर उसका 5 इंड वाला है, तो इधर क्या हो जाएगा, 3 इंड हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंड, यहाँ पर 3 इंड। अब ये क्या हो गया, नया डीएनए बन गया, और यहाँ भी इधर भी क्या बन गया, नया डीएनए बन गया। देख रहे हो, 2 धागे डीएनए कंप्लीट हो गया। तो ये डीएनए से डीएनए निर्माण था आपका, ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना वो पूरा हो गया।